Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of slope of a straight line. In this video lecture, I will discuss following topics. At first, what is slope of a straight line? Then some important points about slope of a straight line. Then slope of parallel lines and perpendicular lines. After that, angles between two lines in terms of slopes, and last slope of rotating line, and then collinearity of three given points. तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि आखिर स्लोप किसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर्म करता है, उस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स tan थीटा, टेंजेंट को हम लोग स्लोप बोलते हैं। फिर से एक बार ध्यान से समझिए, यहाँ दो बातें आपको जाननी जरूरी है। सबसे फर्स्ट कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमेशा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी एक्स एक्सिस का जिधर पॉजिटिव है उस साइड, नॉट दी नेगेटिव साइड। अब सर बात ये आती है कि ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज फॉर्म करे या एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका स्लोप सेम होगा। ठीक है, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। और स्लोप को हम लोग जनरली m से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो यहाँ अगर स्लोप को m से डिनोट करेंगे तो उसका ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का टेंजेंट, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्लोप किसको बोलते हैं। चलिए अब स्लोप के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि स्लोप नेगेटिव कब होगा सर और पॉजिटिव कब होगा। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर एक्यूट एंगल हो, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर एक्यूट हो, तो इस केस में जो स्लोप एंगल होगा वो, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर एक्यूट होगा तो ऐसे केस में स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इन दिस केस स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी नेगेटिव, एंड व्हेन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज एक्यूट एंगल, इन सच केस स्लोप विल बी पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ देखिए मैंने स्लोप का डिफिनेशन बताते समय ये बताया था कि ये देखिए आपका एंगल है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। आप ऐसा एंगल नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ये एंगल एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपके पास ये एंगल ही स्लोप के लिए काउंट होगा। अब ये सर एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही होना चाहिए। अगर इस फिगर की बात करें तो यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो आप एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आइदर इसको लेंगे, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, या आप इसको लेंगे जो कि क्लॉकवाइज हो गया। बट आप इस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है।
इसको भी आप एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ले सकते हैं, और वो मे बी क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। और जो भी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है उसमें आप tan लगा दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ पढ़ते हैं। अब देखिए, एक्स एक्सिस का स्लोप ऑलवेज 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस इटसेल्फ एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री फॉर्म करता है। और इसमें आप tan लगा दीजिए, तो tan 0 डिग्री ऑब्वियस है 0 होता है। ठीक है, सेम वैसा ही y एक्सिस का स्लोप अगर हम फाइंड आउट करें तो y एक्सिस देखिए x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया। उसके साथ आप tan अटैच कर दीजिए, तो रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ x एक्सिस is 0 whereas slope of y axis is infinity. नेक्स्ट, अब अगर हम कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो डेफिनेटली वो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ऐसे केस में द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑलवेज 0। तो कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर y एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन होगा तो उस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। अब यहां देखिए कि अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है, यहां 2 पैरेलल लाइंस है, तो इन दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होगा। क्यों सर इक्वल होगा? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। ठीक है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होता है, तो ऐसे केस में इसका स्लोप भी इक्वल हो जाएगा। अब अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इस केस में इस दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट ऑलवेज -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा सर? तो ये देख लीजिए। अब यहां देखिए, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 2 परपेंडिकुलर लाइंस है, एक AB और दूसरा CD। ठीक है, और डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री होगा। अब सपोज कर लीजिए कि जो AB लाइन है वो उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन θ1 है, और जो CD लाइन है उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन θ2 है। तो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यहाँ अगर यूज करते हैं तो θ1 = 90 + θ2, और इसके साथ आप tan ऑपरेशन यूज कर लीजिए, तो tan 90 + θ = -cot θ होता है। और इस तरह से यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और tan θ1 को स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, tan θ2 को स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन हम डिनोट कर सकते हैं, और इस दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से -1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स ऑलवेज इक्वल टू -1। चलिए अब नेक्स्ट और प्रॉपर्टी इसका देखते हैं। अब देखिए, कोई ऐसा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट्स P और Q से क्रॉस करता है। P का यहाँ कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ऐसे केस में इस AB लाइन का स्लोप क्या होगा जो 2 पॉइंट से क्रॉस करता है? तो आप इस फिगर को देख करके कह सकते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ
जितना एंगल फॉर्म कर रहा है वही एंगल यहाँ भी होगा। अब इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें तो इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दिस वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और इस तरह से इसका स्लोप मेरा हो जाएगा ये। ठीक है, अब चलिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में ऑलरेडी एक्सप्रेस किए गए हों। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से है। ठीक है, तो इसका हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ देखिए x है और इसका कोफिशिएंट a है, तो उसके साथ आप नेगेटिव वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, देन डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ माइनस a बाई b हो गया इसका स्लोप। तो ये डायरेक्ट आप किसी भी स्ट्रेट लाइन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका इक्वेशन गिवन हो तो उसको आप डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। इसको दूसरे तरह से भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको जो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो माइनस एक्स और यहाँ माइनस सी, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स और यहाँ c बाई बी। तो यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जैसे ही हम एक्सप्रेस करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होगा वही हमें स्लोप का वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट माइनस ए बाई बी है और यहाँ भी वही चीज़ है। ठीक है, तो आपके लिए ये क्लियर हो गया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में गिवन हो तो ऐसे केस में हम उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? चलिए कुछ और देखते हैं स्लोप से रिलेटेड। अब हमें इस बात को जानना है कि अगर दो लाइन गिवन हो तो उसके बीच का एंगल स्लोप के टर्म में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन गिवन हो, याद रखिए, तो डेफिनेटली गिवन होगा तो उसका स्लोप ऑलरेडी नोन होगा और उसके बीच का जो भी एंगल होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ए बी और एक सी डी दो गिवन लाइन है और उन बीच में थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा 1 है, सेकेंड लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा 2 है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नोन है, मीन्स इसका स्लोप भी ऑलरेडी नोन होगा। ठीक है, तो हमने दो स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब आप इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये थीटा 1 एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ हो गया थीटा 2 और इस एंगल का इक्वेशन, इस एंगल का वैल्यू हो गया 180 माइनस थीटा। तो इसी को मैंने लिख दिया। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसको एक्सटीरियर एंगल काउंट किया तो ये मेरा इंटीरियर एंगल और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो मैंने इसको एक्सटीरियर एंगल काउंट किया है थीटा को, तो डेफिनेटली थीटा 2 और ये इसका एक्सटीरियर का अपोजिट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम ये tan ऑपरेशन यूज़ कर लेंगे और इस तरह से मेरा ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया और इस तरह से मेरा ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ थीटा का वैल्यू यानी एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, यहाँ अगर थीटा है तो ये स्लोप के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अब यहाँ आप गौर करेंगे कि ये जो भी वैल्यू है ये हमने मॉड के अंदर रखा है। क्यों? तो
जो एंगल दो लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको ऑलवेज एक्यूट एंगल काउंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे अगर सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है और ये भी एक फॉर्म हो रहा है, तो एक डेफिनेटली ऑब्ट्यूज होगा और एक एक्यूट होगा। तो एक्यूट एंगल को ही हम एंगल बिटवीन टू लाइंस काउंट करते हैं। तो डेफिनेटली जब ये एंगल एक्यूट होगा तो ऐसे केस में ये tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसी वैल्यू को हमने पॉजिटिव फॉर्म करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए हमने मॉड ऑपरेशन यूज किया है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज टेकन एज एक्यूट एंगल। अब चलिए, अब हम जान लेते हैं कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी अदर स्ट्रेट लाइन के साथ सम एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। सपोज कर लीजिए कि ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसी का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, इसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है m, और ये किसी अदर लाइन जिसका ऑलरेडी स्लोप नोन है, इसका स्लोप नोन है, उस स्ट्रेट लाइन के साथ सम एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे केस में ये जो मेरा लाइन है, इस लाइन का हमें स्लोप m डैश फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल अल्फा विथ अदर गिवन लाइन। तो यहाँ गिवन लाइन है मीन्स इसका स्लोप ऑलरेडी नोन है। तो ऐसे केस में हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो ये देख लीजिए। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन CD कंसीडर कर लिया है, CD, ठीक है, और ये CD जो नोन, जिसका स्लोप ऑलरेडी नोन है, तो अदर लाइन AB जिसका स्लोप अननोन है वो अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फिर से समझिए, हमें AB एक लाइन कंसीडर किया जो अदर लाइन CD के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, AB का स्लोप। क्लियर है? चलिए, तो अगेन एक्सटीरियर एंगल हमने प्रॉपर्टी यूज किया, तो एक्सटीरियर एंगल इसको हम काउंट कर सकते हैं, चाहे तो हम एक्सटीरियर एंगल इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो हमने एक्सटीरियर एंगल इसको काउंट किया, तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, यहाँ एक हो गया थीटा और एक हो गया यहाँ 180 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया। देन अब दोनों साइड हमने tan ऑपरेशन अप्लाई कर दिया और यहाँ tan a माइनस b का फॉर्मूला पुट किया, और इस तरह से मेरा m डैश मीन्स इस लाइन का स्लोप फॉर्म आसानी से हमें मिल गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट अब हमें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप फॉर्म फाइंड करना है जो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट अल्फा एंगल से रोटेट कर जा रहा है। ठीक है, तो आफ्टर रोटेशन ये न्यू पोजीशन पर चला जाएगा, और न्यू पोजीशन पर जाने के बाद इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार इसको आप समझ लें। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये AB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एक किसी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी नोन है, ठीक है, P x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट नोन है, और डेफिनेटली इसका भी स्लोप नोन है। अब ये सम एंगल अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो आफ्टर रोटेशन ये न्यू पोजीशन A डैश और B डैश पर न्यू पोजीशन पे ये चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये न्यू पोजीशन पर यहाँ अल्फा एंगल से रोटेट हुआ है, अल्फा एंगल से, तो ऐसे केस में
हमें इसका स्लोप न्यू पोजीशन पे हमें फाइंड आउट करना है कि इसका स्लोप कितना होगा। मीन्स ए डैश बी डैश का स्लोप हमें फाइंड करना है, जो यहाँ से अल्फा एंगल से रोटेट किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो आप देखिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन लिया जिसका स्लोप ऑलरेडी नोन है और ये पॉइंट पी से ये पास कर रहा है। ठीक है, पी से। अब ये लाइन अल्फा एंगल के साथ एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करके ए डैश बी डैश पोजीशन पे चला जा रहा है। तो ऐसे केस में इसका जो स्लोप होगा यही एम डैश हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए अगेन हम यूज करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने इस थीटा को एक्सटीरियर एंगल काउंट किया है। आप चाहें तो अल्फा को भी एक्सटीरियर एंगल काउंट करके ये आप रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा लिखा, दोनों साइड हमने टैन ऑपरेशन यूज किया और उसके बाद है आप जानते हैं कि टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा होता है। और यहाँ ये जो एंगल है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। तो यहाँ हमने लिखा दोनों साइड नेगेटिव कैंसिल हो गया और टैन थीटा डैश इज इक्वल टू ये मेरा रिजल्ट आया। अब यहाँ टैन थीटा का स्लोप ऑलरेडी हमारे पास ये टैन थीटा के प्लेस पर एम जो कि इस लाइन का स्लोप है ये हमने पुट कर दिया। यहाँ भी टैन थीटा के प्लेस पर एम पुट कर दिया और यहाँ टैन अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा ऑलरेडी नोन है। यहाँ टैन अल्फ़ा और टैन अल्फ़ा पुट करेंगे तो एम डैश यानी इस लाइन का स्लोप हमें जो न्यू पोजीशन पर आफ्टर रोटेशन ऑफ एन एंगल अल्फ़ा ये न्यू पोजीशन पर चला गया है तो इसका हमें स्लोप मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से यानी मोर देन वन पॉइंट से पास करता है तो ऐसे केस में कोलिनियरिटी का केस फॉर्म होता है। तो कई सारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उस केस में स्लोप से उसका क्या रिलेशन है ये हम लोग जानते हैं। तो इसको बोलते हैं कोलिनियरिटी ऑफ थ्री गिवन पॉइंट्स। मोर देन 3 पॉइंट्स भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास पी क्यू आर जिसका ऑलरेडी कोऑर्डिनेट नोन है 3 ऐसे पॉइंट्स हैं और ये कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर मीन्स उससे एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है या नहीं ये हमें चेक करनी है। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि एक पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, अगेन क्यू आर एक लाइन सेगमेंट है। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि पी क्यू लाइन सेगमेंट ये क्यू आर लाइन सेगमेंट के क्या है पैरेलल है। ठीक है, अगर 2 लाइंस कॉन्साइड कर जाते हैं तो उसको पैरेलल ही काउंट किया जाता है। तो डेफिनेटली ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं। मीन्स पी क्यू लाइन पैरेलल टू क्यू आर लाइन। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में देखा है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल होंगे तो उसका स्लोप ऑलवेज इक्वल होगा। तो यहाँ वही बात अगर आप समझ चुके हैं तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर आप चाहें तो स्लोप ऑफ पी आर से भी कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ भी तो एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी तो पैरेलल होगा। तो ये तीनों कंडीशन में से आप किसी 2 को इक्वेट करके आप कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्लोप ऑफ पी क्यू, तो स्टार्टिंग में हमने बताया है कि पी क्यू यानी 2 पॉइंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास कर रहा होता है तो उसका स्लोप इतना होगा। अगेन क्यू आर 2 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो उसका स्लोप इस तरह से होगा। तो ये अगर दोनों स्लोप इक्वल हो जाएंगे तो हम इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो लेक्चर क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड। तब तक जय हिंद।